Good evening, Devashish ji. How are you? गुड इवनिंग आवान जी, मैं ठीक हूँ, बताइए। All हैप्पी good, टू बी sir. हियर। Yeah. So, सजीव जी, हम स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग? आपने स्टार्ट कर दिया? रिकॉर्डिंग स्टार्टेड हाँ, है। रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। Okay. Good evening, friends. This is Awan from Radio Playback India, and today it gives me immense pleasure to have director Devashish Makhija on our show. With us, there is Sajeev Sarthi, and also we have a guest critic, Farhad, in our program today. एक मुलाकात जरूरी है और बहुत बहुत स्वागत है देवाशीष जी का। देवाशीष जी ने हमारे साथ ज्वाइन किया है और आज हम बात करने वाले हैं उनके दो बहुत ही अच्छे फिल्मों के बारे में। एक तो है अज्जी, जो 2017 में रिलीज हुआ था, और भोसले, जिसने काफी सारे फिल्म सर्किट्स में बहुत नाम कमाए थे। मनोज वाजपेयी थे उसमें। एंड बियॉन्ड दीज टू मूवीज, Devashish Makhija has made many short films which has got immense praises in different film festivals. तो आज उनके जर्नी के बारे में हम उनसे ही काफी सारे बातें करेंगे, सुनेंगे। वेलकम देवाशीष जी। थैंक यू। तो देवाशीष जी, सबसे पहले हम सुनना चाहेंगे कि आपने अपना फिल्मी जर्नी कैसे स्टार्ट किया? सच बोलूं तो मेरी फिल्मी जर्नी शायद अभी तक स्टार्ट ही हो रही है। मैं आया था बम्बई 2002 में, तो हो गए इस साल 20 साल। पर जिस तरीके की फिल्में शायद मुझ जैसा फिल्म मेकर बनाना चाहता है, वो हर फिल्म के साथ लगता है कि जर्नी शायद अभी शुरू ही हो रही है। क्योंकि एक तो 3 से 5 साल प्रोड्यूसर मिलने में, फिर बनाते वक्त बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जाती है, फिर 2 से 4 साल लगती है उस फिल्म को रिलीज करने को। तो ए फिल्म फील्स लाइक अ फर्स्ट फिल्म, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि पिछले फिल्म के थोड़े से क्रिटिकल सेस से क्या आगे वाली फिल्म थोड़ी इजी होगी नहीं पता चलता। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम नॉट श्योर अगर मेरी फिल्मी जर्नी अभी तक शुरू हुई है कि नहीं। वो हर फिल्म के साथ स्ट्रगल जीरो से शुरू होता है। तो सबसे देवाशीष जी, सबसे पहले आपने अपना जर्नी शॉर्ट फिल्म से बनाना चालू किया, राइट? तो नहीं, नॉट रियली। एक्चुअली जैसे मैंने कहा, 2002 में आया था जी, और मैंने एक फिल्म ब्लैक फ्राइडे पे काम की थी कश्यप के साथ। जी। तो उसके बाद काफी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी मैंने ऑलमोस्ट 10 साल तक। और क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल फिल्म मेकिंग वॉइस हूँ, मैं हर फिल्म में पॉलिटिक्स डालने की कोशिश करता हूँ, मैं इनजस्टिस के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ और कहीं ना कहीं सिस्टम को क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ। तो उन 10 सालों के दौरान 2004-5 और 14-15 के बीच मेरी 18 फिल्में शेल्व हो गई, मतलब शुरू होकर बंद हुई। कुछ तो एक फिल्म 80% शूट होकर कैंस में रह गई है, मतलब वो 13 साल हो गए उस फिल्म को। तो क्योंकि इतनी सारी फिल्में मेरी शुरू होकर बंद हो रही थी, प्रोड्यूसर आ रहे थे फिर जा रहे थे, वो शूट होकर मुकाम तक नहीं पहुंच रही थी। तो 2014-15 में मुझे मौका मिला कुछ शॉर्ट्स बनाने की, क्योंकि उस वक्त एक शॉर्ट फिल्म्स का दौर चल रहा था और मैं जो इतने सालों से खुद को तैयार कर रहा था, मैं मैदान में कूद पड़ा और मैंने लगातार 6 शॉर्ट फिल्में ठोक डाली। और मुझे नहीं मालूम था क्या होने वाला था, बट दोस फिल्म्स बिकेम वायरल, एक के बाद एक। इलायची, अगली बार तांडव जो मैंने मनोज वाजपेयी के साथ बनाई, दे सक्सीडेड इन वेज आई डिडंट इमेजिन। तो लोगों को लगा कि मेरी जर्नी शॉर्ट्स के साथ शुरू हुई है, बट उसके पीछे 10 साल का जर्नी रहा है जहां मेरी फिल्में नहीं बन रही थी। तो 18 प्रोजेक्ट्स मेरी जो नहीं बनी इन 10 सालों में, दैट पुश्ड मी टू शॉर्ट्स। एंड देन शॉर्ट्स के बाद, उन 6-7 शॉर्ट्स के बाद दरवाजे खुलने लगे और अजी बनी, फिर घोंसले बनी, और अब मैंने मनोज के साथ ही एक फिल्म कंप्लीट की है, जुर्म, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन अब चालू है। फैंटास्टिक सर, मतलब यू रियली स्ट्रगल्ड एंड यू रियली, मतलब आपका इंड्योरेंस की दाद देना पड़ेगा। सर, हम सुनना चाहेंगे कि आपकी मूवी जो आई थी 2017 में, अज्जी,
It was a very hard-hitting, gripping, and shocking kind of film. मतलब it was based on मतलब vigilante justice जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर आधारित था. तो and it was very unconventional. उस तरह के movie जो 5 साल, it will complete 5 years this November, I think. It was quite rare during those times. लेकिन आपने वो picture बनाया. What was the thought process? मतलब how did this idea strike your mind कि इस तरह का एक film बनाना है मुझे? यार again I'll go back to those films that never got made. जो 18 फिल्में मेरी नहीं बनी ना, उनमें भी उतना ही आक्रोश था और कुछ कहानियां जस्टिस और विजिलेंटे जस्टिस के बारे में थी. And when you say vigilante justice and even Ajji, it also, what I was trying to explore in Ajji was the side effects of vigilante justice. क्योंकि उसी साल 4 और ऐसी फिल्में बनी थी उसी साल 2017 में. भूमि, मात्र, मॉम और एक और काबिल. और काबिल. और इन सारी फिल्मों ने कहीं ना कहीं वो विजिलेंटे जस्टिस को रोमांटिसाइज किया, जो काफी सारी फिल्में करती. तो मेरी कोशिश, मुझे नहीं मालूम था कि उसी साल में ऐसी फिल्में 4 और बन रही हैं, पर मेरी कोशिश थी कि विजिलेंटे जस्टिस इज द लास्ट स्ट्रॉ. मतलब जब आपके लिए सारी चीजें फेल हो जाती है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, आप क्या करोगे? तो आप अगर इन चीजों को अपने हाथों में लेते हो तो उसका क्या रेपरकशन हो सकता है आपके मानसिक, इमोशनल और आर्थिक स्थिति पर, स्पेशली इफ यू आर एट द लोएस्ट रंग ऑफ दैट चेन इन सोसाइटी. तो मेरे लिए वो एक्सप्लोरेशन ज्यादा जरूरी था रादर देन रोमांटिसाइजिंग विजिलेंटे जस्टिस. तो मैं somewhere I call that film an anti vigilante justice. विजिलेंटे जस्टिस है, बट उसके रेपरकशंस क्या होती हैं एक इंसान पे? आप क्या उस चीज के करने के बाद आप क्या ये इंसान रहते हो कि कहीं ना कहीं आप बाकी सारी चीजें खो जाते हो? तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई हैव एक्सप्लोर्ड इन माय अर्लियर फिल्म्स आल्सो, जो नहीं बनी. यहाँ मुझे एक मौका मिला अचानक से कई सालों बाद एक फिल्म बनाने को. तो बहुत सारे आइडियाज जो मेरी बाकी फिल्मों में थी, मैंने सारी आइडियाज इस एक फिल्म में डालने की कोशिश करी जी. और कहीं ना कहीं ये फिल्म काफी एंग्री फिल्म भी है. बहुत सारे ऑडियंसेस फिल्म देखने के बाद स्क्रीनिंग्स में उनके हाथ कांपने लगते थे फिल्म के बाद. और कहते थे कि हम ये एंगर, ये रेज, ये आक्रोश फील कर सकते हैं. तो मैंने कहा हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर का आक्रोश तो है ही, बट मैं एक औरत नहीं हूँ और मैं एक 60 साल की औरत तो हूँ ही नहीं. तो मैं वो आक्रोश तो मैं शायद जिंदगी भर ना समझ पाऊं, बट वो आक्रोश की मेरी फिल्म में 10 साल से बन क्यों नहीं रही है, मैंने वो आक्रोश उस औरत को दे दिया. क्योंकि दैट एंगर आई अंडरस्टैंड, दैट एंगर ऑफ योर आर्ट not getting a platform, not getting recognized, not getting made. So somewhere all of that came into that one film. Fantastic. Sir, Abhishek Banerjee, who was seen in many comic roles, and मतलब आपने उनको किस तरह रेडी किया to play that antagonist? मतलब उनका तो रोल it was very very unusual, बहुत अलग टाइप का. मतलब people who see Abhishek Banerjee in the current roles, they will not be able to accept him in the role of that politician who was the, of course, the main villain of Ajji. So, how did you convince him? So Abhishek is also my casting director and we've known each other for many years. मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी अगली बार, 2 साल पहले. तो उसमें भी मैंने उसको 7 मिनट की फिल्म है and it speaks about the 2015 में I sort of, I mean, it was quite obvious. I could foresee कि ये करंट सरकार क्या करने वाली है इस देश में, about the violent attack on minorities, and Abhishek plays that murderer who goes about killing people. तो जब मैंने अभिषेक को बोला कि यार मैं तुमको एक मर्डरर बनाना चाहता हूँ, तो उसने कहा यार मैं सिर्फ कॉमेडी करता हूँ, आपको दिखा कैसे कि मैं हो सकता हूँ. तो उसकी आंखों में एक अजीब सा एक लुक है, जो जब वो इंटेंस हो जाता है और आपकी बात सुन रहा है, अगर आप उससे बात कर रहे हो, तो उसकी आंखों में एक जो इंटेंसिटी है ना, उससे मेरी फटती थी. और उसको पता भी नहीं था कि वो एक इमोशन लाता है अपनी आंखों में जब वो इंटेंस हो जाता है. मैं क्या, मैं ये एक्सप्लोर करना चाहता हूँ. तो अगली बार के बाद अज्जी वाज द नेक्स्ट ऑब्वियस स्टेप. तो मुझे काफी लोगों को कन्विंस करना पड़ा, नॉट जस्ट अभिषेक, कि अभिषेक ही ये कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ तो है जो अभिषेक नहीं जानता.
तो राइट अज्जी के राइट बाद एक्चुअली फिर वो पाताल लोक में उसको हथौड़ा त्यागी का काम मिला, और राइट वो एब्सोल्युटली काफी सारे डार्क रोल्स उसने करे अज्जी के बाद। जी। कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि इफ ही हैड नॉट डन अज्जी, if he had not gone to the character of Ajay, he wouldn't have been able to play Hathoda Tyagi. That might be my personal bias, but it's No, okay. also Sudeep Sharma, who wrote and created Patal Lok, उसने अज्जी देखी, he cast अभिषेक because of अज्जी। अच्छा, okay, तो fantastic. वो ऑलरेडी वो डार्क जोन में अभिषेक था, और अभिषेक हथौड़ा त्यागी के लिए तैयार हो चुका था अज्जी करके। अच्छा, अच्छा, वाह। सर मेरे साथ आज सजीव जी भी हैं। सजीव जी प्लीज, आपका कुछ सवाल है तो प्लीज देवाशीष जी से पूछिए। हाय देवाशीष। हाय जी। अभी आपसे सुना मैंने कि आपकी 18 फिल्म, बिकॉज मतलब हम लोगों को नहीं पता था कि आपकी 18 मूवीज जो थी वो स्टार्ट हुई और नहीं बनी, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी क्रिएटिव पर्सन। मतलब वो जो 10-12 साल आपने जो निकाले, मस्ट बी वेरी टफ फॉर यू। मैं इमेजिन कर सकता हूँ उस चीज़ को, और बहुत मुश्किल होता है कि उसके बाद आप अपनी जो एनर्जीज है, खासकर बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पे रोज समीकरण बदल रहे हैं, वहां पे आपने अपने आप को उस एनर्जी के साथ मेंटेन करके रखा, उस आक्रोश को मेंटेन करके रखा। तो ये कैसे किया आपने? मतलब ये किस तरह से आप मोटिवेट रहते थे, ये थोड़ा बताइए। एक्चुअली आपने अभी कहा कि मैंने वो आक्रोश मेंटेन किया। एक्चुअली आक्रोश आती है क्योंकि आपकी चीजें नहीं बनती है, आपकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो वो आक्रोश तो बढ़ता गया। तो बाय द टाइम आई रीच्ड अज्जी, इट वाज लाइक अ डैम जो उस पानी को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और वो डैम टूटा, और अज्जी में वो इतना सारा गुस्सा और रेज आया। बट हाँ, उन उन सालों में मैं आई एम फॉर्चुनेट आई थिंक कि मैं बहुत सारे मीडियम्स में डैबल करता हूँ। तो मैं बच्चों की किताबें भी लिखता हूँ, मैं शॉर्ट स्टोरीज भी मैंने लिखी है। मेरी एक नॉवल छपी पिछले साल, दैट वन द बेस्ट यंग एडल्ट नॉवल ऑफ द ईयर। और मैंने 2008 में एक अपने ग्राफिक आर्ट का एक सोलो शो किया आर्ट गैलरी में कैलकाटा में, और मैं बहुत सारी पोइट्री लिखता हूँ। तो उन 10 सालों में जब भी मतलब एक स्क्रिप्ट खत्म करता था मैं, और वो फिर वो चप्पल घसना जो शुरू हो जाता है, लोगों के ऑफिस में जाना, दरवाजों पे खटखटाना और उस कॉल का इंतजार करना, तो उस दौरान मैं लिखता रहता। और मेरी 2 बच्चों की किताबें पब्लिश हुई, और एक बेस्ट सेलर बनी, फिर शॉर्ट स्टोरीज की किताब छपी, मेरा आर्ट शो हुआ, तो बहुत सारी और मीडियम्स मैंने डिस्कवर करी। और अब मुझे लगता है अगर मैं मेरी पहली फिल्म बन जाती 2004-5 में, शायद मैं सिर्फ फिल्म मेकर बनकर रह जाता। मैं इतने सारे मीडियम्स एक्सप्लोर नहीं कर पाता, और शायद शॉर्ट फिल्म्स कभी नहीं बना पाता। और अब मुझे लगता है एज ए फिल्म मेकर मैं शॉर्ट फिल्म ज्यादा इंजॉय करता हूँ, क्योंकि वो 5, 7, 8, 10 मिनट की फिल्म मुझे इतनी फ्रीडम देती है, क्योंकि वो 1 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख किसी के पैसे खर्च होते हैं शॉर्ट फिल्म पे, उनको इतना धक्का नहीं लगता जब वो पैसे वापस नहीं आते। तो जब 1 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ खर्च होते हैं, तो उनको इतना धक्का लगता है कि मेरी अगली फिल्म शायद 4-5 साल तक नहीं बनती। तो आपने अपने को क्रिएटिवली तो एंगेज मुझे शॉर्ट फिल्म में बहुत मजा आने लगा, और वो बना पाया क्योंकि मेरी फीचर्स नहीं बनी। हाँ, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं बहुत सारे मेरे पीयर्स को जानता हूँ जो कहीं ना कहीं एक पॉइंट के बाद वो हताश हो गए, वो कमर्शियल्स डायरेक्ट करने लगे, वो डायरेक्टर्स फॉर हायर बन गए, उन्होंने अपनी क्रिएटिव स्पिरिट को अलाइव नहीं रखा। तो कहीं ना कहीं मैं क्रिएटिवली एंगेज्ड अपने आप को रखता था हर रोज, तो इस उम्मीद में कि एक दिन कुछ ना कुछ तो बदलेगा। आप कब तक एक आर्टिस्टिक वॉइस का गला घोटोगे? तो कभी ना कभी तो वो चीख आपको सुनाई देगी, क्योंकि वो चीख हर बार आप घोटोगे, वो चीख और भी 2 गुना ज्यादा लाउड हो जाएगी। कभी ना कभी तो सुनना पड़ेगा आपको, और जी वो फिल्म थी कि सब कुछ सुनना पड़ा। फैंटास्टिक देवाशीष। आपने मनोज वाजपेयी के साथ 2 मूवीज करी। दोनों ही जो मूवीज थी जिसमें उन्होंने आपको आपने बेसिकली उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, इवन तांडव और भोसले। और तांडव जो है वो मुझे लगता है कि एक बहुत ही कमाल, मतलब इतनी एक शॉर्ट फिल्म में इतना कुछ आपने कहा है, विच इज अमेजिंग। और जो लास्ट सीन है उसका, जिसमें वो डांस वाला जो सीन है, दैट इज सुपर। मतलब वो थॉट कैसे आया? मतलब वो तांडव जो है, मुझे लगता है कि आपकी बाकी सब फिल्में तो सब अच्छी हैं, लेकिन तांडव इज स्टैंड आउट। मतलब वो एक अलग तरह की चीज है जो आपने क्रिएट करी है। उसके बारे में कुछ बताइए, वो थॉट कैसे आया? तो मैं भोसले हमने बाद में बनाई, बट एक्चुअली मैं भोसले की स्क्रिप्ट लेकर कई सालों तक घूमता रहा,
2011 में मैं और मेरे 2 को-राइटर हमने भोसले की स्क्रिप्ट लिखी। तो उस वक्त ऑलरेडी 6-7 साल से मेरी फिल्में नहीं बन रही थी और उस साल मुझे हो गया था स्वाइन फ्लू और 2010-11 में स्वाइन फ्लू का बड़ा ये चला था, जैसे अभी 3 साल से कोरोना चल रहा है। यस यस। और उस वक्त शायद स्वाइन फ्लू का वैक्सीन या कुछ था नहीं और 2010 में अगर आप स्वाइन फ्लू की दवाई लेने जाते थे तो सॉरी, ये शायद आपको लगे कि इसका कोई ताल्लुक नहीं है आपके सवाल से, बट आई एम कमिंग टू द आंसर। तो इसके Yes. पीछे भी छोटा सा इतिहास है तांडव Okay. के पीछे। तो स्वाइन फ्लू की कोई वैक्सीन नहीं थी और जब आप दवाई लेने जाते थे तो सरकारी रजिस्टर में आपका नाम दाखिल किया जाता था कि आपको स्वाइन फ्लू हुआ है और आप पे नजर रखी जाती थी म्यूनिसिपैलिटी से और सरकार आप पे नजर रखती थी। तो 2010 में मुझे ठीक से याद नहीं, बट 57 या 58 केसेस हुए थे नवंबर, दिसंबर, जैन में और 57 में से 56 लोग मर गए। मैं नहीं मरा, कहीं ना कहीं मैं जिंदा रहा। तो 2011 मेरा बहुत खराब गया क्योंकि स्वाइन फ्लू आपके बॉडी को तब अंदर से एकदम खोखला कर देती थी और मेरी वेट हो गई थी, मतलब मैं 5 फुट 10 इंच का हूँ, मैं 42 किलो का हो गया था। मैं आई वाज अ स्किन एंड बोन्स। तो मुझे पूरा 2011 लगा रिकवर करने को, मैं बिस्तर में पड़ा रहा। तो मैं पर अंदर वो आग थी कि यार 1 साल, अब मैं 10 महीने या 6 महीने मैं कुछ क्रिएट कैसे ना करूं। तो मेरे 2 दोस्त थे जो मेरे को-राइटर भी थे, तो मैं उनको घर बुलाता था, मैं पड़ा रहता था बिस्तर पे और हमने भोसले की स्टोरी लिखी। तो भोसले में बहुत सारी, अगर आपने भोसले देखी है, बहुत सारी बीमारी है। एक आदमी का डीके है, एक इंटरनल डीके है, एक सोसाइटी का डीके है, एक ट्रेडिशन का डीके है, एक इंसानियत का डीके है। तो वो साल क्योंकि मैं अंदर से डीके हो रहा था, तो वो फिल्म काफी एक एक्सप्लोरेशन ऑफ डीके बन गई वो फिल्म। तो जैसे ही मैं उससे निकला 2011-12 में, मैं ये स्क्रिप्ट लेकर घूमने लगा हर जगह। तो टू सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट एज एन एंटीडोट फॉर द डीके, मैंने तांडव लिखी कि वो पुलिस वाला अगर 60 साल का डीके होता हुआ इंसान ना होता और अगर मैं उसको एक अलग सिचुएशन में डाल देता तो क्या होता। और क्योंकि अंदर, जैसे मैंने कहा, वो गुस्सा, वो आक्रोश था और हर साल गणपति के वक्त इतनी आवाज होती है कि मतलब रोम रोम गुस्से से जाग उठता है। तो मैंने कहीं ना कहीं इन 2 चीजों को जोड़ दिया कि अगर मैं पुलिस वाले को जो प्रेशर में है, उसकी फैमिली में बहुत सारी चीजें गलत जा रही हैं, उसको मैंने ऐसे सिचुएशन में डाल दिया, वो कब तक नहीं फटेगा और जब फटेगा तो कैसे फटेगा। पर मैं उसको डार्क नहीं करना चाहता था, मैं उसको एक लाइट तरीके से ट्रीट करना चाहता था, जैसे वो मुझे थोड़ा हील करे, क्योंकि भोसले ने मुझे अंदर से बीमार कर दिया। तो 2014 में 3 साल चप्पल घसने के बाद अचानक से किसी ने बोला कि यार मनोज वाजपेयी को स्क्रिप्ट क्यों नहीं भेजते हो तुम। तो मुझे लगा कि यार मनोज क्यों ही करेगा, पर मैंने ऐसे ही भेज दिया उनको स्क्रिप्ट और 24 घंटे में उनका कॉल आया कि तू कौन है, ये स्क्रिप्ट क्या है, तू आकर मिल। तो मैं जाकर मिला। या भोसले की बात कर रहे हैं? ये भोसले। ओके। तो तांडव तो मैंने लिखी थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तांडव कभी बनेगी। ओके। तो क्योंकि तब वो जमाना था कि शॉर्ट्स को कोई सीरियसली नहीं लेता था, कोई पैसे क्यों ही देगा एक शॉर्ट के लिए, कोई मॉडल नहीं था टू रिकवर मनी और टू इवन स्क्रीन शॉर्ट फिल्म्स, जो उसके 1-2 साल बाद आया और चला गया। तो मैं मनोज से मिला एंड मनोज वाज लाइक, कुछ भी हो जाए, 10 साल भी लग जाए, मैं ये फिल्म करना चाहता हूँ, मैं प्रोड्यूसर लेकर आऊंगा। तो हमारी वो जर्नी शुरू हुई 2014-15। हम दोनों मिलकर हमने बहुत सारे दरवाजे खटखटाए, तो फाइनली 1, 2, 3, 4 करके 5 अलग अलग फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स मनोज और मैंने जुटाए। तब भी भोसले नहीं बन रही थी, तो मनोज ने कहा, तो उस वक्त शॉर्ट फिल्म का वो दौर शुरू हुआ 2015 में और मैंने इलायची की 2 फिल्में बनाई, दोनों वायरल हो गई। तो मनोज ने कहा यार किसी को टीम पे क्यों ना हम एक शॉर्ट बनाए, बताएं कि मनोज और देव मिलकर कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार सर मैं तैयार हूं, मेरे पास ये आइडिया है। और मैंने ओवरनाइट, शाम को ये बात हुई, सुबह को मैं स्क्रिप्ट लेकर पहुंच गया। 10 पेज की स्क्रिप्ट थी और मनोज ने कहा बनाते हैं। तो मनोज 1-2 प्रोड्यूसर ले आए और उन्होंने जो 6-8 लाख डाले फिल्म में और हमने जल्द से शूट करी, जल्द से रिलीज करी और उससे 10 दरवाजे खुल गए। So Tandav happened actually after Bhosle, but Bhosle took many years to see the light of day. Okay, so भोसले को अगर हम स्वाइन फ्लू माने आपका, तो तांडव जो था उसका एंटीडोट है। Fantastic story, brilliant story this is. Over to you, Evan.
थैंक यू सजीव जी। हमारे साथ फरहाद भी हैं। फरहाद, कृपया अपने आप को अनम्यूट कीजिए एंड शूट योर क्वेश्चंस टू मुकेश जी। Thank you. Firstly, Sajeev ji and Avan ji, and hi Devashish. I think हम आपने मेरा पोस्ट भी शेयर किया था Black Friday का, I remember, on your right. popcorn reviews. Yes. So I had a question कि since आपका you said you introduced yourself as a political filmmaker, आपने कहा कि मेरी जो voice है वो political ज़्यादा है. So आपको क्या लगता है कि एज अ राइटर आप जब लिखते हैं पॉलिटिकल ड्रामा और political thriller, or to budding writers you can say, how deep can you go in today's times and where do you draw the line? आप कहाँ पे लकीर ड्रॉ कर सकते हैं? ये बेहद मुश्किल सवाल है क्योंकि I have been trying to tell these stories since before these times and कहीं ना कहीं मैं अपने शॉर्ट्स में एटलीस्ट बहुत अनफिल्टर्ड रहता हूँ क्योंकि शॉर्ट्स आज तक सेंसर बोर्ड के अंदर नहीं आए। मतलब आप बिना सेंसर सर्टिफिकेट लिए आप कहीं ना कहीं दिखा सकते हो, आप यूट्यूब पे डाल सकते हो। सो the tricky thing today in like just now we finished, like I said, a shoot. Manoj and I, we made a third film together और उस फिल्म का नाम है जोरम। और कहीं ना कहीं ये फिल्म भी शायद मेरी सबसे पॉलिटिकल फीचर फिल्म है और हमने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को के चीथड़े करे हैं। बट कहीं ना कहीं मैंने उस चीज को टॉप लेयर ना रख के सेकेंड थर्ड लेयर में उसके साथ खेला है और टॉप लेयर में मैंने ह्यूमन ड्रामा रखा है। एक बाप अपनी 3 महीने की बच्ची को लेकर भागता है सिस्टम से क्योंकि सिस्टम उसकी बीवी को मार देती है और उसके पीछे लग जाती है। पर मैंने फोकस रखा है बाप और बेटी के रिश्ते पे क्योंकि एक्सेस पॉइंट आज के टाइम में ना अगर पॉलिटिकल रहा तो वो लोग जो आपसे अग्री नहीं करते हैं वो तो आपकी फिल्म को टच ही नहीं करेंगे, बल्कि दिल गो आउट ऑफ देयर वे टू एंश्योर कि आपकी फिल्म कोई ना देखे। तो कहीं ना कहीं वो ह्यूमन ड्रामा और वो एक ह्यूमन सोल कनेक्शन और वो एक्सेसिबल, जैसे एक मे बी एक लव स्टोरी फॉर एग्जांपल जो बहुत ही क्लीशे और वर्क करती है। अगर आप एक लव स्टोरी को अलग तरीके से या एक ह्यूमन और ओरिजिनल तरीके से अप्रोच करो, वो अक्रॉस द वर्ल्ड हर कल्चर में एक लव स्टोरी वर्क करेगी। अभी उसको टॉप लेयर पे रखकर कोशिश करें कि बाकी चीजें आप सेकंड लेयर में खेलें, क्योंकि अगर आपकी इम्पल्स, जैसे मेरी इम्पल्स, व्हेन आई एम सेइंग आई एम अ पॉलिटिकल फिल्म मेकर, एक कहानी कहने की इम्पल्स मेरी पॉलिटिकल है। अगर मेरे पास कुछ पॉलिटिकल कहने को नहीं है तो मेरे पास कहानी नहीं है। मेरी इम्पल्स पॉलिटिकल होती है, फिर मैं बाकी चीजों को सजाता हूं टू बी एबल टू डिस्गाइज दैट पॉलिटिक्स एंड प्लेस इट इन एन एक्सेसिबल मैनर। ओके, एंड मेरा एक और सवाल था, जैसे कि मैंने आपकी फिल्म अजी देखी है, भोसले देखी है, इवन अप टू एन एक्सटेंट तांडव आल्सो। सो आप जब लाइटिंग करते हैं इट हैज दैट डार्क टोनैलिटी टू इट। सो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट, especially in a film like Bhosle, because it starts off at one spectrum and it ends in a totally like a different spectrum, you can say. So ये आपका thought process कैसे है? Was it like does the dark tone like attract you like a filmmaker, like you feel कि I can say a lot more things in this dark tone, or you know, do you think that it's just like it was a requirement of the script? How would you look at that? मतलब आप कैसे इसको देखते हो? The darkness that is there, the dark tonality I'm saying, specifically in terms of the नरेशन ऑफ द स्क्रिप्ट। आप स्क्रिप्ट जैसे नरेट करते हो उस लिहाज से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा फरहाद, आप फ्रीज हो गए। आई लॉस्ट द लास्ट पार्ट। सॉरी, सो आई वाज सेइंग am I audible right now? Last part I So I was saying that audible, yeah. yeah, I got so the darkness bit, yeah. I was saying in terms of storytelling, like आप storytelling के लिहाज से आप कैसे, मतलब हेलो? तो जो डार्क लाइटिंग की जो आप बात कर रहे हो, हेलो, कैन यू हियर मी? यस आई कैन। आवाज आ रही है? आ रही है। Fine. You can hear me? Yes. Sorry, एक second. I'm just trying to
my internet connection थोड़ा unstable हो गया. Am I okay? Can you hear me? Perfectly. Farhad, can you hear me? Yes, हाँ, I can. ठीक है. Yes. नहीं, वो जो डार्क लाइटिंग की जो आप बात, हाँ, the dark lighting that you're talking about, in my earlier films, it happened by accident. You know, the things that we over time we ascribe to a filmmaker as the filmmaker's voice. अगर आप थोड़ा कुरेदोगे ना उस चीज को, आपको पता लगेगा कि शायद वो अर्ली फिल्म्स में ना उस डायरेक्टर के पास कुछ लिमिटेशंस थी, जिसके वजह से उन्होंने कुछ चॉइसेस करे और वो उनका वॉइस बन गया. तो अब क्या था कि मेरी अर्लियर फिल्म्स, मेरी सारी कहानियां रात को सेट है. तांडव रात को सेट है, अज्जी रात को सेट है, भोसले रात को सेट है. अब दिन में अगर आप शूट करो तो आपके पास सनलाइट रहती है जिसका कोई दाम नहीं होता, बट अगर आप रात को शूट कर रहे हो आपको लाइट्स की जरूरत पड़ती है. और मेरी सारी फिल्मों में बजट के हमेशा इश्यूज रहे. जैसे अब अज्जी में अगर देखो, वो धावले का जो पूरा कंस्ट्रक्शन साइट की दुनिया है, हमने एक ट्यूबलाइट से हमने उसको लाइट किया. और क्योंकि वो एक ट्यूबलाइट थी और ट्यूबलाइट इतनी गंदी लाइट देती है, हमने उसको ऐसे फड़फड़ाता हुआ दिखाया. सो इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ मेनेस. सो इट बिकम्स ऑलमोस्ट अ मूड मोर देन अ लाइटिंग. तो वो इसलिए था क्योंकि बजट के इश्यूज थे. तो करते करते ऐसा हुआ कि मेरी सारी फिल्मों में जो रात में सेट है, हम कम लाइट के साथ बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे थे. अगर आप भोसले में देखो तो उसके घर के अंदर लाइटिंग करने के लिए लाइट्स नहीं थे हमारे पास. तो मैंने एक आइडिया सोचा कि ये आदमी जिसका लाइट का कनेक्शन शायद तीसरे या चौथे सीन में चला जाए क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बिल भरने को, तो वो एक पोर्टेबल इमरजेंसी लाइट निकालता है और वो इमरजेंसी लाइट उसकी लाइटिंग हो जाती है. तो उसकी सारी रात की सीन्स वो इमरजेंसी लाइट, वो एक छोटे से बैटरी ऑपरेटेड लाइट से हमने लाइट की. तो दिस हैपेंड बिकॉज आई हैड नो रिसोर्सेज. तो इट्स नॉट दैट आई chose that particular voice, but now that we arrived at that voice, I started enjoying it. तो वो subconsciously वो मेरे writing में भी आ जाता है. Okay. And I just had one last question. I mean, since you have worked on Black Friday, you think that subconsciously आपने वो जो अनुराग कश्यप style of filmmaking है, though you've created a niche for yourself and we all look up to you, but the Anurag Kashyap style of filmmaking, not necessarily in the tonality or anything, but just the grittiness in the story and closer to reality. क्या ये आपने inculcate किया था while working with him, Anurag Kashyap? So the thing is, I only worked on Black Friday, and the reason I worked on Black Friday, मैं बॉम्बे आया था और कुछ काम मिल नहीं रहा था मेरे को. I met Anurag, someone introduced me to him. और मेरी थोड़ी सी जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा सा क्राइम जर्नलिज्म 6 महीने के लिए कर चुका हूँ. तो उन्होंने कहा कि यार तुम थोड़ा जर्नलिस्टिक, तुम्हारा इंटेंट दिख रहा है मेरे को, मुझे रिसर्च बहुत पसंद है. I don't believe a story about the real world can be told without enough research. Then you fictionalize things, but if you have not entered that material or that culture or that social fabric or those people enough, you will not be able to be true to them. तो मेरी वो फितरत है. तो he just gave me that film to research. तो मैंने 6-8 महीने रिसर्च किया, but somewhere that process was something that I already had an affinity for, and I never worked with him after Black Friday. तो इनफैक्ट उसकी बाकी जो फिल्में हैं, मुझे काफी सारी फिल्में पसंद भी नहीं है. I have 2 or 3 अनुराग films that work. So somewhere, yes, he also works in the real, you can call his films realistic cinema, you can call my films realistic cinema. His stories are also in some way crime noirish. Mine are also somewhere crime noirish, but I think that's where the similarities end, because somewhere there is he's a little influenced by the Scorseses and the Coppolas, and there is a little romanticization of violence, for example, in the Gangs of Wasseypur. और मुझे वो romanticization of violence से बहुत परहेज है. I have an issue with people firing a shot in a film with a gun and it being normal to an audience. क्योंकि in the real world अगर
आजू बाजू किसी ने गोली चलाई, आपकी फट जाएगी. इट इज नॉट नॉर्मल. So somewhere that is where I depart from that filmmaking. So somewhere Tandav was also a statement on that कि मैं क्राइम नॉरिश फिल्म बनाऊंगा, उसमें पुलिस वाला एक बंदूक निकालेगा बट वो गोली नहीं चलाएगा, वो नाचेगा. Okay. And I just had one question more regarding Bhosle, since we're talking about violence. Do you feel that as a filmmaker, if you picturize violence on screen, should it be more cerebral, like not showing it so that it creates an image for the viewer? Or क्या आपको लगता है कि just show it and show it to the audience? क्योंकि मुझे अभी भी याद है जो भोसले का climax था, वो I think it was shot in such a small space that was there. And that actually created that atmosphere of claustrophobia, and also created that element of fear in the mind of the viewer as well. The viewer was in that cell. So क्या आपको लगता है कि when you show violence, should it be more cerebral? It depends on the film and it depends on your objective with that film. So for example, my short film Agli Baar, जिसका example मैं दे रहा था, in that the whole film there are 3 murders in 7 minutes. They are all off screen. You don't see them. In that, I was trying to make a very different point. But with a Bhosle, I wanted the viewer to feel the decay and the helpless surrender, submission to violence that this character was feeling. It was a character study. So in a film like Bhosle, I could not have shown Bhosle's violence off screen because I needed the audience to feel that he's being violent. He doesn't want to be. He's left with no choice, and by the time he's done, he's sorry, but it's too late. I could not keep that off screen. So film to film, I make these choices. I don't think there is any one blanket rule. But what a rule that I've set for myself is that when I show violence or when I evoke it, I try not to romanticize it. I try not to stylize it. I try not to make it look sexy, which, although I like a lot of Tarantino films, filmmakers like Tarantino, they make violence look sexy. You almost feel like putting a cigarette between your lips, picking up a gun and shooting somebody because it looks so cool. And I get frightened by that. So I try and sort of subvert that. I try and make violence look as messy and as horrifying and as unnecessary as it should be. Okay. Thank you so much. I think we can go back to Avan now. Thank you. Thank you, Devashish ji. It was really insightful knowing your line of thoughts. You have actually lent a different paradigm to violence in your movies, and really thankful to that. That it is really hatke if we put in the Hindi language. So Sajeev ji, आपको कुछ सवाल पूछने हैं या? वन लास्ट क्वेश्चन देवाशीष, आपने कहा कि आपने बच्चों के लिटरेचर भी लिखे हैं काफी सारे. सो क्या हम फ्यूचर में कोई आपकी ऐसी मूवी दे सकते हैं जो बच्चों को टारगेटेड है, बिकॉज इंडिया में बनती नहीं है बच्चों को लेकर मूवीज? हाँ, नहीं, मुझसे ये बहुत पूछा गया है. मैं किताबों तक ही सीमित रखूंगा इस चीज को, क्योंकि बच्चों की फिल्में इस देश में बनाना बेहद मुश्किल है. क्योंकि आई ट्राई एंड लेस पॉलिटिक्स इनटू माय बुक्स फॉर चिल्ड्रन. जैसे मेरी पहली किताब जो बहुत बड़ी सक्सेस हुई, इट वाज कॉल्ड जब अली बना बजरंग बली. तो एक बंदर की कहानी है, अली जो अपने पेड़ को बचाने के लिए, क्योंकि जो म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्ट्रैक्टर आता है पेड़ काटने को, वो हनुमान भक्त है. तो अली समझ जाता है कि ये एक बंदर को पूछता है, तो वो बजरंग बली बनकर उसको डराता है जैसे वो पेड़ को ना काटे. मतलब वो पॉलिटिक्स मैं एक बच्चों की फिल्म में कभी नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि प्रोड्यूसर भाग जाएगा. बट एक किताब में उसको फन कर कर इलस्ट्रेशंस डालकर मैं बच्चों के माइंड में ऐसी बातें डाल सकता हूँ. तो मैं सिर्फ बच्चों की किताबें लिखूंगा, बच्चों के लिए फिल्म तो कभी नहीं बनाऊंगा. देवाशीष जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, and we wish you all the best for all your upcoming short films and even films if you are making. And also we would like to see you make few films on OTT, because we need people like you, such directors who have a different line of thought, different vision, and their approach, whose approach towards filmmaking is very different and refreshing. So thanks to you a lot for joining us on this Ek Mulaqat Zaruri Hai show, and
You have a great week ahead. Thank you. I wish you the same. Thank you so much. Thank you, all of you. It was you so so much. nice talking to you. Yeah. Bye bye. Thank you so much, sir. Bye.